चोर जो डकैत होते हैं उस पर किसका अधिकार रहा है। तो इस तरीके की बात जो है दाहिर कहता है हज्जाज से कि देखिए ये मेरे नियंत्रण में नहीं और ये इसमें मेरा कोई जो है मिली भगत भी नहीं है और इसलिए इसके लिए मैं उत्तरदायी नहीं हूँ और मैं आपको हर्जाना नहीं दे सकता हूँ। जब हज्जाज हर्जाने की बात करता है तो ये एक कारण बनता है मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर आक्रमण करने का। ठीक है, ये भी ये चौथा तत्कालिक कारण है। अच्छा ठीक है, जो सिंध का इलाका है, जो सिंध का क्षेत्र है, यहाँ पे जो दाहिर शासन कर रहा होता है, यहाँ पर इससे पहले क्या होता है कि मैंने आपको बताया था कि जब हेन सॉन्ग चर्चा करता है अपनी रचना में सीयूकी में, तो वो बताता है कि जो सिंध का क्षेत्र है, ठीक है, पंजाब सिंध इधर का जो क्षेत्र है कश्मीर के आसपास, तो वो बताता है कि जो सिंध का क्षेत्र है वहाँ हेन सॉन्ग बताता है कि जो सिंध का क्षेत्र है वहां पर शासन जो कर रहे होते हैं वो शूद्र वंश के कुछ लोग जो हैं वो शासन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो राय वंश का भी नाम मिलता है, तो राय वंश का नाम मिलता है। तो ये यहाँ पर क्या होता है कि जो सिंध में राय वंश का शासन होता है, शूद्र ये लोग होते हैं, निम्न जाति के लोग होते हैं। तो इनको क्या करता है कि एक चच नाम का व्यक्ति है, चच या चाच कह सकते हैं, चाच भी कहते हैं, चच भी कहते हैं। तो वह व्यक्ति है वो क्या करता है, जो राय साहस द्वितीय करके ऐसे नाम है, तो वो उनको जो है क्या करते हैं कि पराजित करते हैं, चच उनको पराजित करते हैं या एक प्रकार से उनसे जबरदस्ती उनके क्षेत्र को छीन लेते हैं। और छीनने के बाद क्या करते हैं कि वहां पर अब क्या होता है कि चच का शासन स्थापित हो जाता है। जो सिंध का इलाका है, जो सिंध का क्षेत्र है, वहां पर अब निम्न जाति जो शूद्र वंश के लोग हैं उनका शासन समाप्त हो जाता है और जो चच है वो ब्राह्मण वंश का है, अब उनका शासन स्थापित हो जाता है। तो वो जो चच नामक ब्राह्मण है उसी का बेटा है दाहिर। ठीक है, उसी का बेटा है दाहिर। तो दाहिर क्या होता है, जब मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण होता है तो दाहिर उस समय शासन कर रहा होता है। ठीक है, इस समय जो सिंध की राजधानी कहते हैं इसका नाम अलोर था। अलोर जो सिंध है उसकी राजधानी अलोर था, या रोहरा भी कहते हैं, वर्तमान नाम शायद रोहरा बताते हैं। तो अलोर करके है। तो ये जो सिंध का क्षेत्र है जिस समय मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण करता है उस समय कौन शासन कर रहा होता है, वहां पर दाहिर शासन कर रहा होता है। तो अब देखिए होता क्या है, ये तो मैंने कारण गिना दिए कि ये सारे कारण हैं, इस समय की राजनीतिक स्थिति क्या है, ये 2 पॉइंट हमारे हो चुके हैं मुख्य रूप से। ठीक है, अब होता क्या है कि अब होता क्या है कि इसी समय जो हज्जाज है अब जब हर्जाने की मांग करता है तो ये जो दाहिर है ये इनकार कर देते हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे। तब वो कहता है कि अब हम आक्रमण करेंगे आप पर। तो वो क्या करता है कि जो हज्जाज है वो खलीफा से अनुमति लेता है, जो खलीफा उस समय वालिद करके हैं, वालिद नाम है खलीफा का। तो वो जो खलीफा से हज्जाज अनुमति प्राप्त करता है, अनुमति प्राप्त करने के बाद एक उबैदुल्ला नाम का सूबेदार है उसको भेजता है, उबैदुल्ला नामक सेनापति को भेजता है यहाँ पर आक्रमण करने के लिए सिंध पर। लेकिन क्या होता है, वो दाहिर से पराजित होता है। ठीक है, दाहिर से पराजित, फिर वो दोबारा आक्रमण करता है उबैदुल्ला, तो इसी समय वो मारा भी जाता है उबैदुल्ला। तो यह असफल होता है। फिर क्या करता है कि मोहम्मद बिन का जो हज्जाज है वो तीसरी बार क्या करता है कि इनको भेजता है मोहम्मद बिन कासिम को। ठीक है, ये उस समय 17 वर्ष का युवा होता है, एकदम क्या कह सकते हैं, इसमें एक बहुत उत्साह था, जोश था। किसी को भी आज भी देखिए ना आप, जो 12 क्लास के बच्चे होते हैं और जो ग्रेजुएशन के, उसमें एक जज्बा होता है, मतलब उत्साह जुनून होता है लगातार कुछ भी करने का, कर गुजरने का। और ठीक है, वो तो छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो मोहम्मद बिन कासिम था वो अभी मात्र 17 वर्ष का बालक था, युवा था, तो उसके नेतृत्व में भेज देता है। तो कहीं ना कहीं एक आज के समय में यदि आप देखते हैं तो 17 वर्ष का क्या कह सकते हैं आप, तो उसको एक बच्चा समझते हैं। ठीक है, तो अगर बच्चा को कहीं ना कहीं भेज रहा है हज्जाज, तो कहीं ना कहीं उसमें बहुत ज्यादा क्वालिटी एंड योग्यता रही होगी तभी भेज रहा है। ठीक है, तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में देखिए, जब जागो तभी सवेरा,
ठीक है। तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हज्जाज क्या करता है, अपने सैनिकों को भेजता है और वो मोहम्मद बिन कासिम फिर 712 में यहाँ सिंध पर आक्रमण करता है। ठीक है, तो ये डेट याद रखिए, 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर सर्वप्रथम कब आक्रमण किया, अर्थात अरबों ने भारत पर सर्वप्रथम कब आक्रमण किया, तो 712 ईस्वी में किया। ठीक है, ये महत्वपूर्ण डेट है। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कब सर्वप्रथम आक्रमण किया, तो 712 ईस्वी में किया और सिंध पर किया। उस समय सिंध का शासक कौन था, तो दाहिर था। तो अब देखिए यहाँ पर तीन और आती हैं बातें। यहाँ पर होता है क्या कि ये सिंध का जो क्षेत्र है इसमें भी दो तीन किले की बात आती है। तो ये एक आता है देवल विजय। तो पहला आता है देवल विजय। तो देवल विजय में क्या होता है कि वहां पर दाहिर का जो है किसी प्रकार से जो दाहिर है वो अपनी सेना नहीं लगा करके रखता है, ना तो उसकी नाकाबंदी करके रखता है जो देवल का क्षेत्र है। और कहने का मतलब जो उसकी सीमा सुरक्षा है, जो सुरक्षा की दृष्टि से जो देवल को सुरक्षित रखना चाहिए उसको नहीं रखता है दाहिर। इसलिए आसानी के साथ जब मोहम्मद बिन कासिम मारा जाता है तो वो देवल पर अधिकार कर लेता है। ठीक है, और बिना बहुत कोई इधर लड़ाई और उस तरीके का युद्ध की बात नहीं मिलती है, तो बहुत आसानी के साथ उस पर देवल पर अधिकार हो जाता है इनका, मोहम्मद बिन कासिम का। अब क्या होता है, एक और किला है नीरुल का किला। नीरुल का किला या नीरुल करके एक स्थान है, उससे सिंध के ही अंतर्गत आता है। तो वहां पर क्या होता है कि सिंध जो नीरुल नामक स्थान है वहां पर जो दाहिर है उसका लड़का शासन कर रहा होता है जय सिंह। तो जब वहां पर आक्रमण करने के लिए मोहम्मद बिन कासिम बढ़ता है, वहां पर जब बढ़ता है तो ये क्या करते हैं, दाहिर अपने पुत्र को वापस बुला लेते, कहते तुम आ जाओ। ठीक है, अब देखिए मतलब सामना करना चाहिए, तो सामना करने की बजाय क्या होता है कि उसको वापस बुला लेते हैं कि आप वापस आ जाइए। तो वो वापस चला आता है सिंध में, मतलब अपने पिता के पास। तो जब वापस आ जाता है तो यहाँ का किला भी बहुत आसानी के साथ जो है मोहम्मद बिन कासिम उस पर अधिकार कर लेता है, अर्थात फतेह कर लेता है एक प्रकार से। ठीक है, तो उस पर अधिकार कर लेता है। अब बचा रावण का युद्ध, जो अंतिम रावण का युद्ध होता है मोहम्मद बिन कासिम से, यही मेन युद्ध है। ठीक है, तो रावण के युद्ध में क्या होता है कि इसी समय थोड़ा और घटना एक होती है। 5-6 महीने अब हो चुके हैं इनके, मोहम्मद बिन कासिम के इधर सिंध में आक्रमण मतलब आगमन हुए। ठीक, तो इसी समय अब देवल पे अधिकार हो गया, फिर इनका नूरुल पे अधिकार हो गया, फिर अब बचा रावण का। तो जो नीरुल का अधिकार होता है तो इसी समय क्या होता है कि एक महामारी फैलती है। और जब महामारी फैलती है तो उस समय, और जब महामारी फैलती है तो क्या होता है कि जो मोहम्मद बिन कासिम की सेना होती है उसमें थोड़ा अफरा तफरी मचती है, तो वो कुछ समय के लिए रुक जाता है। 4-5 महीने तक वो फिर कोई आक्रमण नहीं करता, मतलब युद्ध नहीं लड़ता और रुका रहता है। लेकिन ये जो दाहिर जो भारतीय शासक दाहिर है, यह भी क्या करता है, यह भी थोड़ा ध्यान नहीं देता है और चुपचाप अपने घर में बैठा रहता है। ठीक है, और नीरुल की तरफ मतलब ध्यान नहीं देता है। फिर क्या होता है कि 5-6 महीने के बाद ही जैसे ही महामारी थोड़ा सा कम होती है, फिर दोनों के सेनाएं जो है आमने सामने होती हैं, और रावण नामक एक स्थान है सिंध में ही, तो वहीं पर दोनों के बीच 20 जून 712 को दोनों के बीच युद्ध होता है, जिसमें दाहिर पराजित होता है और हाथी पर से गिर करके उसकी फिर मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ जब युद्ध हो रहा होता है, यहाँ पर जब युद्ध हो रहा होता तो होता क्या है कि अच्छा, दाहिर के पास सेना ज्यादा थी, थोड़ा इनके पास कम भी थी। मोहम्मद बिन कासिम की सेना सशक्त थी, उनके पास ज्यादा सैनिक थे और दाहिर के पास कम थे। तो युद्ध हो रहा होता है तो क्या है कि जहां पर हाथी रहते हैं, ठीक है, तो वहीं पर शायद आग लग जाती है। तो आग लगने के कारण भी और भी कुछ कारण हैं। तो होता क्या है कि थोड़ा सा अफरा तफरी मचती है, फिर हाथी पर से ये युद्ध कर रहे होते हैं जो दाहिर है, तो इनके भी तीर वगैरह लगता है, फिर ये हाथी पर से गिर करके इनकी मृत्यु हो जाती। तो होता क्या है,
इसी समय अफवाह भी ये फैलती, मतलब थोड़ा सा पहले, जब पहले तो आग लगती है, ठीक है, मरते तो दाहिर साहब बाद में हैं, ठीक है, तो वो मृत्यु बाद में होती है, ठीक है। तो पहले ही एक प्रचार हो जाता है। क्या मेरी वॉइस नहीं आ रही है? ओके, ठीक है। हाँ, तो मैं क्या बता रहा कि जब पता चल जाए आपको कि जैसे मेन मुख्य नेतृत्व करता, जैसे सेना को जो संभाले हुए था, जो मेन नेतृत्व करता था वो था दाहिर। तो दाहिर को ये सेना में एक अफवाह फैल गई कि दाहिर की जो है मृत्यु हो गई है, और उसको हाथी पर से गिरने के कारण पहले ही, मतलब जब आग लगती है उसी समय, तो क्या होता है कि जो सेना होती है वो दाहिर की भाग खड़ी होती है। अब हालांकि मृत्यु बाद में हो ही जाती है दाहिर की, लेकिन अब क्या हुआ कि जो सेना में थी वो अफरा तफरी मच गई कि मेरा तो राजा मारा गया, मेरा अब कोई नेतृत्व करने वाला नहीं रहा। और फिर बहुत से लोग इधर उधर चल जाते हैं, और कुछ लोग तो मिल भी जाएंगे अभी मोहम्मद बिन कासिम से। तो इस प्रकार से वहां पर अब जो ये युद्ध होता है, ये युद्ध पूरी तरीके से, दाहिर ऐसा भी किताब में लिखा कि दाहिर जीतने वाला था, लेकिन जैसे ही इस तरीके की अफवाह फैलती है, फिर क्या होता है कि दाहिर पराजित होता, मतलब दाहिर मारा जाता है, और युद्ध मतलब गिर करके मृत्यु हो जाती है, और इस तरीके से मोहम्मद बिन कासिम की इसमें विजय हो जाती है, ठीक है। अच्छा, हालांकि ये जो चीजें हैं इसमें बहुत ज्यादा स्पष्ट इसलिए नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो स्रोत है वो एक ही स्रोत उपलब्ध है। जो सिंध का इतिहास जानने का स्रोत है वो एकमात्र स्रोत है चचनामा, ठीक है। चचनामा, एक और स्रोत है अल बिलादुरी। अल बिलादुरी की पुस्तक है किताब फुतू अल बिलादुरी, इनकी किताब है फितू अल बुल्दान करके, ठीक है, फुतू अल बुल्दान। ये 9वीं शताब्दी में लिखी गई किताब है। अल बिलादुरी इनकी किताब है फुतू अल बुल्दान या बल्दान, ठीक है। तो इस किताब से भी थोड़ा सा बहुत नाम मात्र की जानकारी मिलती है सिंध के विषय में, ठीक है, लेकिन जो आक्रमण की जानकारी है वो चचनामा से मिलती है। चचनामा किसने लिखा, यह लेखक का भी कोई अता पता नहीं है। चचनामा किसने लिखा? ऐसा कहा जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम का कोई एक सैनिक था, किसी अज्ञात सैनिक ने लिखा था अरबी भाषा में चचनामा को, ठीक है। बाद में इसका फारसी में अनुवाद हुआ, तो फारसी में जब अनुवाद हुआ तो इसका अनुवाद किया था मोहम्मद अली बिन, लिख लीजिए नाम, जब इसका फारसी में अनुवाद हुआ अरबी से, तो मोहम्मद अली बिन अबू बक्र कूफी, मोहम्मद अली बिन अबू बक्र कूफी, ठीक है। तो उन्होंने इसका अनुवाद किया अरबी से फारसी में, ठीक है। फिर इसका अंग्रेजी में भी अनुवाद हुआ, तो अंग्रेजी में जो अनुवाद किए थे यूएम दाऊद पेटा, ठीक है, या पोटा कहते भी हैं, तो यूएम दाऊद पोटा। तो ये चचनामा यही एकमात्र प्रमुख स्रोत है सिंध के आक्रमण, जो अरबों का आक्रमण हुआ वो जानकारी प्रदान करता है, ठीक है। तो इससे जानकारी मिलती है। तो क्या होता क्या है कि अब मोहम्मद बिन कासिम एक प्रकार से दाहिर को पराजित कर चुका होता है। अब यहाँ पर जो सिंध का इलाका है यहाँ पर अधिकार हो जाता है किनका? दाहिर का, मोहम्मद बिन कासिम का अधिकार हो जाता है, दाहिर की मृत्यु हो जाती है। लेकिन अभी भी यहाँ पर फिर पॉइंट फंस जाता है, एक पॉइंट के फंस जाता है, अभी भी जयसिंह जिंदा है और उसकी माँ जिंदा है, अर्थात जो दाहिर की पत्नी है वह जिंदा है, रानी बाई, ठीक है। तो रानी बाई जिंदा है, तो रानी बाई क्या करती है कि अब वह खुद लड़ाई करेगी अपने दुर्ग की, रावण दुर्ग की वो रक्षा करती है और उसके लिए लड़ाई लड़ती है, ठीक है। तो लेकिन वह भी पराजित होती है। तो जब पराजित होती है तो होता क्या है कि वो क्या करती है कि वो और जो दरबार की अन्य महिलाएं हैं वह सब अपने आप को सती कर लेती है, एक प्रकार से आग में जल करके स्वयं आत्महत्या कर लेती है, ठीक है। तो इस तरीके से अब कोई बड़ा मतलब इनका प्रतिरोध करने वाला नहीं रहा मोहम्मद बिन कासिम का, और इस प्रकार से मोहम्मद बिन कासिम का पूरी तरीके से इस पर अधिकार हो जाता है सिंध पर, ठीक है। यहाँ पर और क्या घटना घटती है कि जब अब होता क्या है कि यहाँ से बहुत सा ये धन लूटते हैं मोहम्मद बिन कासिम।
तो बहुत सा जब धन लूटते हैं तो उस धन को किसके पास भेजते हैं? खलीफा के पास भेजते हैं और उसको अपने सैनिकों में भी बांटते हैं। तो यहाँ पर होता है क्या है कि एक इनकी विधवा रानी है और जो है उनको लेकिन दो नाम महत्वपूर्ण मिलते हैं। इनकी जो बेटी है दाहिर की जो दो बेटियां हैं, एक परमाल देवी और एक सूर्या देवी। परमाल देवी और सूर्या देवी तो ये बहुत सुंदर होती हैं ऐसा कहते हैं। तो इनको क्या करता है मोहम्मद बिन कासिम इनको भेजता है किनके पास? खलीफा के पास। तो जब खलीफा के पास इनके इन दोनों इन दाहिर की पुत्रियों को भेजता है खलीफा के पास मोहम्मद बिन कासिम, तो ये जब वहां पर पहुंचती हैं, ठीक है, परमाल देवी और सूर्या देवी, तो होता क्या है कि ये मोहम्मद बिन कासिम के विषय में बताती हैं कि खलीफा से कहती हैं दोनों कि मोहम्मद बिन कासिम ने मुझे 3 दिन इससे पहले हरम में रखा और मेरी जो पवित्रता थी उसको मोहम्मद बिन कासिम पहले ही भंग कर चुके हैं। ठीक है, इस प्रकार की बात कहते हैं कहती हैं ये दोनों पुत्रियां। ये उनकी चाल भी हो सकती है अपना बचने के लिए भी, ठीक है, जरूरी नहीं ऐसा हुआ होगा, ठीक है, लेकिन ऐसा मिलता है। ठीक है, तो वो मोहम्मद बिन कासिम के विषय में बताती हैं कि खलीफा से कहती हैं कि जो आप मेरे साथ करना चाहते हैं इस कार्य को जो है मोहम्मद बिन कासिम मेरे साथ पहले ही कर चुका है, मेरी पवित्रता को पहले ही वो भंग कर चुका है। तो इसलिए वो जो खलीफा है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाता है। उसने इन सुंदर युवतियों को देखा था तो मुग्ध हो गया था खलीफा, लेकिन जब उन पुत्रियों ने मतलब सूर्या देवी और परमाल देवी ने ऐसा जब बताया मोहम्मद बिन कासिम के विषय में, तो वो खलीफा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्रोधित हो जाता है। तो मोहम्मद बिन कासिम को क्या करता है, बुलवाता है और कहता है उसको जो है बैल की खाल में पैक करवा करके और उसके फिर कहता है इसमें बंद हो जाओ, और उसी से फिर उसकी मोहम्मद बिन कासिम की मतलब भयानक एक प्रकार से भयानक जो है मृत्यु होती है मोहम्मद बिन कासिम की भयानक दृष्टि से। ठीक, तो ऐसे मृत्यु हो जाती है मोहम्मद बिन कासिम की। फिर क्या होता है कि यहाँ पर कुछ दिन तक और सिंध में शासन रहता है। ठीक है, कुछ दिन तक और शासन रहता है सिंध में। सिंध का जो क्षेत्र है, होता क्या है कि ये जो अरब है, सिंध का क्षेत्र है, इससे आगे नहीं बढ़ पाते। ठीक है, आपको बता जब मैं गुर्जर प्रतिहार पढ़ा रहा था तो गुर्जर प्रतिहारों को बताया था कि गुर्जर प्रतिहार को द्वारपाल भी कहा जाता है। ठीक है, द्वारपाल कहा जाता है। तो द्वारपाल मैंने बताया था कि वो सीमा की सुरक्षा करते थे। ठीक है, मतलब द्वारपाल का मतलब यही नहीं कि वो किसी के दरबारी मतलब द्वारपाल थे, उसका अभिप्राय यह भी था कि वो सीमा की सुरक्षा के द्वारपाल थे, मतलब वो देश की रक्षा करते थे, इस प्रकार के द्वारपाल थे वो। तो जब तक के गुर्जर प्रतिहार राजवंश रहे, ठीक है, तो वो काफी, क्योंकि वही देखिए कन्नौज में अंतिम रूप से विजयी होते हैं, कन्नौज पर अधिकार उन्हीं का रहता है, गुर्जर प्रतिहारों का। तो जब तक के ये कह सकते हैं एक प्रकार से कि, और नागभट्ट द्वितीय ने देखो पराजित भी किया था अरबों को कहीं ना कहीं। तो ये जब तक कि गुर्जर प्रतिहार रहे तब तक हो सकता है कि उन लोगों ने बढ़ने नहीं दिया हो भारत के किसी अन्य क्षेत्रों में। ठीक है, हालांकि अरबों से राष्ट्रकूटों का कुछ संबंध अच्छा रहा है, ठीक है, लेकिन वो मैं उधर आपको ध्यान देने को हो सकते नहीं। तो ये कारण हो सकता है कि इस वजह से जो अरब लोग थे वह न बढ़ पाए हों आगे और सिंध तक ही सीमित रहे हों। ठीक है, फिर इसी के कुछ साल बाद जो है फिर गजनबी आता है, फिर मोहम्मद गौरी आता है, और फिर भारत में क्या होता है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अभी जो इसके प्रभाव की बात है, जो इम्पैक्ट के, जो आक्रमण के इम्पैक्ट की बात है, तो वो कहते हैं कि बहुत ज्यादा राजनीतिक प्रभाव नहीं पड़ा इसका। जो है जो अरब आक्रमण था उसका भारत पर बहुत ज्यादा राजनीतिक प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन सांस्कृतिक थोड़ा सा पड़ा। लेकिन सांस्कृतिक में कहते हैं कि भारतीयों का उन पर प्रभाव पड़ा, ना कि
अरबों का भारत में। लेकिन यदि आप देखें तो कहीं न कहीं प्रभाव उनका भी बहुत ज़्यादा पड़ा, क्योंकि यहीं से इस्लाम फिर ज़्यादा मजबूत हो जाता है आपका अरब से। क्योंकि अब भारतीय लोग भी अरब, अभी तक क्या था कि वो व्यापारी के रूप में उनसे परिचित थे भारतीय लोग, लेकिन अब क्या हुआ कि जो सिंध के खास करके लोग थे वह एक इस्लाम से भी ज़्यादा परिचित हो गए, क्योंकि अब तो वो बस चुके थे ना यहाँ पर सिंध में। तो जो वहाँ की जनता रही होगी थोड़ा और ज़्यादा, क्योंकि उस समय सिंध में बौद्ध जैन सिख मतलब ये सारे धर्म थे, ठीक है, बौद्ध जैन। तो इस तरीके से अब ये लोग भी इस्लाम से परिचित, भारतीय भी थोड़ा और अच्छे से उनको जाने होंगे। तो हो सकता है कि कुछ लोगों ने स्वेच्छा से अपनाया हो इस्लाम धर्म को, कुछ लोगों ने, क्योंकि जयसिंह की जो बात आती है तो जयसिंह के विषय में कहा जाता है कि उसने जो है शुरू में जब उन्होंने मतलब मोहम्मद बिन कासिम के बाद जिन लोगों को गवर्नर बनाया यहाँ का, ठीक है, सिंध का, तो उनको क्या किया कि उन्होंने कहा कि आप खलीफाओं ने भी कहा कि यदि आप स्वीकार करते हैं इस्लाम, देन हम आपको वहां पर रहने देते हैं कुछ समय के लिए, या आप पूरा नियंत्रण नहीं रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ दिन के लिए जयसिंह ने इस्लाम स्वीकार किया, फिर जयसिंह ने इस्लाम का त्याग किया। तो ये सारी चीजें हैं। तो ऐसा भी नकारा नहीं जा सकता कि इस्लाम का भी भारत पर इम्पैक्ट नहीं पड़ा, ठीक है। और जो भारतीयों का जो इम्पैक्ट इस्लाम पे क्या पड़ा, जो अरब वासियों पे क्या पड़ा, वो था कि यहाँ पर भी जैसे जो ग्रंथ लिखे जा रहे थे, ठीक है, उन ग्रंथों को, बहुत से ग्रंथों का अनुवाद अरबी भाषा में हुआ, और उन ग्रंथों को जिसमें ब्रह्म सिद्धांत वगैरह हैं और खंडन खंड खाद्य करके भी ये कुछ ग्रंथ हैं, तो उनको लेकर के ये लोग जो है अरबवासी अपने वापस भी गए, और यहाँ के जो कारीगर थे उनको लेकर के गए, जो मस्जिदें बनाई उसमें भी यहाँ के आर्किटेक्चर्स को शामिल किया गया। तो इस प्रकार से दोनों का मतलब कह सकते हैं थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं प्रभाव था, जो सांस्कृतिक और सामाजिक लेकिन ज्यादा प्रभाव रहा। राजनीतिक थोड़ा कम रहा, लेकिन सामाजिक सांस्कृतिक जो प्रभाव था वो कहीं ना कहीं ज्यादा हुआ, ठीक है। हालांकि जैसे पर्दा प्रथा देखोगे तो पहले नहीं मिलती, लेकिन इसके बाद फिर पर्दा प्रथा स्टार्ट हो जाएगी। और जो हाँ, पंचतंत्र का भी अनुवाद हुआ, ठीक है, तो कलीला दिमन्ना नाम से। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं प्रभाव जरूर हुआ उस चीजों का। और आप देखिए जैसे कि जो रानी बाई है वो पूरा एक साथ कई घर की जो परिवार की महिलाएं हैं सब जल में मतलब अग्नि में सती हो जाती हैं, ठीक है, जल जाती हैं। तो इस तरीके के बड़ा कोई सामूहिक मतलब रूप से आप थोड़ा इससे पहले नहीं देखेंगे। तो ये एक प्रकार का, फिर इसके बाद आप देखिए जब मुसलमानों का जब दिल्ली सल्तनत स्थापित हो जाती है तो अलाउद्दीन खिलजी के समय भी जौहर प्रथा वगैरह सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो जौहर और सती थोड़ा इसमें इसी तरीके के कंफ्यूजन, क्योंकि सब अलग अलग लिखते हैं, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय भी जब चित्तौड़ का विजय की बात आती है तो उस समय भी देखिए राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मावती वगैरह सब एक साथ जल के मर जाती हैं, ठीक है। तो ये कहने का मतलब कि कहीं ना कहीं प्रभाव, और इस्लाम के लिए थोड़ा रास्ता आसान हो गया भारत में बहुत ज्यादा। और देखिए फिर ज्यादा दिन बीतते भी नहीं हैं और महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण करता है 800 मतलब 1000 ईस्वी में, मतलब 100-150 साल के बाद ही, ठीक है। तो ये